हड़प्पा, सिंधव, इंडस वैली, सिविलाइजेशन। पंजाब के यानी पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के माउंट गोमरी आज से 100 साल पहले किसी को नहीं पता था कि जमीन में जो ईंटें दबी हुई है इनका हम ये धड़ल्ले से अपने मकानों में प्रयोग कर रहे हैं, आखिर ये किसी सभ्यता से जुड़ी हुई हैं। 1856 में अंग्रेजी हुकूमत में जब लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाई गई तो इन्हीं ईंटों का प्रयोग किया गया। तब भी किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि ये ईंटें किसी सभ्यता से जुड़ी हुई है। सन 1921 में में जॉन विलियम ब्रंटन थे, इन्होंने कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछवाई, उसमें इन्हीं ईंटों का प्रयोग किया, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि ये ईंटें की सभ्यता से जुड़ी हुई है। न लोगों ने न इन्होंने भी खंडर खुदवाए, काफी ईंटें निकलवाई। तो यह माना जाता है कि उसी सभ्यता के उस खुदाई के दौरान ही इस सभ्यता के प्रथम अवशेष प्राप्त हुए थे, लेकिन ध्यान न देने के कारण इस सभ्यता का तब तक कोई खोज नहीं हुई थी। सन 1921 में प्रथम बार इस सभ्यता की खोज हुई। चार्ल्स मेसन एक थे, उन्होंने तो कहा था कि यहां कोई सभ्यता पनपी होगी कभी किसी समय, लेकिन इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। चार्ल्स मेसन की बात पे किसी व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया कि यहां किसी सभ्यता का विकास हुआ होगा या कोई सभ्यता यहां पनपी होगी। 1921 में इस सभ्यता की खोज हुई और इसका श्रेय थे एक राय बहादुर दयाराम साहनी जी। दयाराम साहनी जी थे, इनके अगुवाई में इसकी खुदाई की। सर जॉन मार्शल थे, सर जॉन मार्शल, ये पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण विभाग के चीफ थे। इनके निर्देशन में दयाराम साहनी जी ने स्थल खुदाई कराई और 1922 में राखलदास बनर्जी थे, राखलदास, इन्होंने सिंध प्रांत के लड़काना जिला एक पड़ता है पंजाब में, मोहनजोदड़ो जो स्थित जोदड़ो जो जगह थी वहां खुदाई कराई, जिस सभ्यता को मोहनजोदड़ो के नाम से जाना गया है इसी सभ्यता का हिस्सा, लेकिन अलग अलग जगह सभ्यता पनपी थी। ये यूपी में मेरठ तक, कश्मीर में, दक्षिणी भारत में, मध्य भारत में ये सभ्यता बहुत बड़ी थी,
तो जगह जगह पनपी थी, हरियाणा में। तो इन्होंने मोहनजोदड़ो में इसकी खुदाई कराई थी 1922 में। इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता रखा गया था, क्योंकि सर्वप्रथम यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पाई गई थी, या लोगों का मत था, लोगों के दलाल मत थे। बिंकट ने यह माना था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक बहुत बड़े साम्राज्य की ट्विंस राजधानी है, यानी किसी बहुत बड़ा साम्राज्य की ये राजधानियां थी। और इस सभ्यता को कांस्य सभ्यता का भी नाम दिया गया, क्योंकि इस सभ्यता में मोस्टली कांस्य का प्रयोग है। तांबे का तो होता ही था, पुरानी सभ्यता में तांबे का होता है, कांस्य युग भी कहते हैं। कांस्य युग भी कहते हैं से, क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल की समय की सभ्यता है। इन्होंने तांबे का ही खूब प्रयोग किया, लेकिन कांस्य के प्रयोग के ज्यादा कारण से कांस्य युग भी कहा गया। इसीलिए ये आद्य ऐतिहासिक काल जो प्रोटो हिस्टोरिक एज थी, उस समय की सभ्यता से माना गया है। ये लगभग 1750 ईस्वी के मध्य की सभ्यता है। इसमें इस सभ्यता में जो लिपि मिली है, जो लेख मिले हैं, उन्हें पढ़ा नहीं गया है। जैसे कि मिस्र की, मेसोपोटामिया की कुछ लिपि हैं, उन्हें भी नहीं पढ़ा गया है, और इसकी लिपि को भी नहीं पढ़ा गया है। इस सभ्यता, जहां जहां ये सभ्यता पनपी, ऐसे कम से कम 1000 स्थानों का पता चला है कि लगभग 1000 स्थानों पर यह सभ्यता पनपी थी, ये लोग बसते थे। लेकिन खुदाई में कुछ मुख्य स्थानों के ही अब तक खुदाई हुई है। ये लोग नगर और किले, दो हिस्सों में सभ्यता मोस्टली पाई गई है, कि एक जगह नगरवासी रहते थे, एक जगह किले रहते थे। किले में राजशाही लोग और प्रशासनिक लोग रहते थे, जैसे कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हिसार की बनावली, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी। सबसे बड़ा सवाल है कि सभ्यता का विस्तार किस प्रकार हुआ। यानी इस सभ्यता को सबसे पहले दयाराम साहनी जी ने खोज करी, उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने, क्योंकि इसके जो अवशेष थे, इसके बाद बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और दक्षिणी भारत में मिले। यानी मांडा के कश्मीर से लेकर नर्मदा तक, यानी उत्तर से दक्षिण तक, और पूरब से पश्चिम तक, मकरान के सुतका के इंडोर से लेकर मेरठ उत्तर प्रदेश तक।
इसका दक्षिणी स्थल है दायमदाबाद, महाराष्ट्र। दायमदाबाद है, पश्चिमी मेरठ है, पूर्वी में। यह सभ्यता अफगानिस्तान में फैली थी। मुंडीगाक एक जगह है, मुंडीगाक अफगानिस्तान में है। यहां भी कुछ शव मिले हैं और ये साक्ष्य मिले, माना जा रहा है कि ये सभ्यता यहां भी पनपी थी और इसके बहुत ज्यादा बड़े एरिया में इन लोगों का रहना पाया गया है। तो ये माना जाता है कि अफगानिस्तान जब ये सभ्यता पनपी होगी तब भारत का हिस्सा था, तो ये माना जाता है कि ये सभ्यता अफगानिस्तान में भी पनपी थी। क्योंकि इसका पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर तक का विस्तार अब तक पता चला है। ये ईस्ट से वेस्ट है, ये नॉर्थ से साउथ है। ये इसकी तुलना सुमेरियन सभ्यता जो मिस्र की थी, सुमेर सभ्यता, उससे माना जाता है कि ये उसी सभ्यता का हिस्सा है। बहुत से लोगों ने उसी सभ्यता से जोड़ के देखा, चाहे लिपि के तौर पर, चाहे इस सभ्यता के रहने और पनपने के तौर पर। माना कि जो मिस्र की सभ्यता थी, सुमेरियन सभ्यता, उससे ही जुड़ी हुई सभ्यता है और सुमेरियन सभ्यता को ही लोगों ने वरीयता दी कि सुमेरियन सभ्यता के बाद की ये पनपी हुई सभ्यता है। लेकिन इसमें लोगों के अलग अलग मत थे और कुछ लोगों ने फिर अपना मत रखा कि इस चीज पर, क्योंकि इस सभ्यता को कार्बन C14 पद्धति से नापा गया, तो ये माना गया कि 1750 इस ईस्वी के लगभग की सभ्यता है। तो ये कहना उचित नहीं है कि कौन सी सभ्यता पहले थी या कौन सी सभ्यता किसकी जनक थी। लेकिन अलग अलग विश्लेषकों और अलग अलग खोजकर्ताओं ने अपने अपने मत में इन सभ्यताओं को लेकर अपने अपने अलग अलग मत दिए हैं। अब सवाल उठता है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे। तो वही बात है कि इसके लिए कोई किसी का स्पष्ट सिद्धांत नहीं आया अभी तक कि सभ्यता का निर्माण किसने करा, ये कैसे पनपी, इसकी शुरुआत कैसे हुई। क्योंकि लोगों ने माना कि इसके जो जनक थे वो मेसोपोटामिया, मिस्र के सुमेरियाई लोग थे। क्योंकि इस मत का समर्थन करा है D.H. गार्डनर ने। सर जॉन मार्शल ने, राखलदास बनर्जी ने और दयाराम साहनी जी ने यही माना कि ये सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता के बाद की सभ्यता, यानी जनक इनके सुमेरियन लोग हैं। लेकिन वही बात आती है कि इसके कुछ विपक्ष में भी लोग थे। उन्होंने कहा कि केवल एक लिपि न पढ़े जाने के आधार पर या लिपि की तुलना, जैसे क्योंकि सुमेरियन लिपि जो है मेसोपोटामिया में पढ़ी नहीं गई है, हमारे आधुनिक होने के बाद ही अभी तक वो लिपि नहीं पढ़ी जा सकी है। तो उन्होंने माना कि ऐसी कोई सभ्यता क्योंकि उन्होंने माना कि इस सभ्यता का जो उद्भव है नवपाषाणकालीन
लोगों से हुआ है, इसका उद्भव वहां से हुआ है। कुछ ने माना कि ये वैदिक सभ्यता है और कुछ विद्वानों ने माना कि ये आर्य लोगों द्वारा, जिसमें इन्होंने कहा कि वैदिक सभ्यता है और ये आर्यों द्वारा, इसके जनक आर्य थे। लेकिन वही मत है कि जब किसी के पास साक्ष्य नहीं है या पुख्ता तथ्य नहीं है तो लोगों ने कहा कि सभ्यता पर कोई भी टिप्पणी करना समीचीन नहीं होगा। क्योंकि बनर्जी जो थे, इन्होंने कहा था कि इसके जो है जनक सभ्यता के द्रविड़ हैं, क्यों पहले भी युग में माना गया। कुछ विद्वानों ने माना था कि जो ताम्रपाषाण कालीन लोग थे वो मुख्य रूप से सभ्यता मैसूर कर्नाटक में पनपी थी और वही लोग उसके जनक थे। कुछ लोगों ने माना कि ऋग्वेद में दस्यु जो लोग थे, दास जिन्हें कहते थे, वो इसके जनक हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग मत होने कारण ये अब तक भी विरोधाभास की स्थिति है। इस पर किसी का स्पष्ट मत न होने कारण, क्योंकि ये सभ्यता किसी एक क्षेत्र में फैलकर बहुत विस्तृत क्षेत्र पहले इसके, क्योंकि 1600 किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट और 1400 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ होने कारण ये बहुत एरिया में फैली थी। अब एरिया में जगह कौन कौन सी हैं जो मुख्य स्थान है, जैसे माउंट गोमरी है पंजाब में, ये रावी नदी के तट पर है माउंट गोमरी। एक मेरठ में है आलमगीर, हरियाणा में है मणवाली, मोस्टली ये लोग जैसे हरियाणा में और ये और ज्यादा विकसित थे, यानी इनके जो रहन सहन और किले थे वो एक, जो मैंने बताया, दो तरीके से रहते थे। नगर अलग रहता था और किले अलग थे। किले में प्रशासनिक लोग रहते थे, राजशाही लोग रहते थे। तो किले की जो दीवारें थी, किला पूरी दीवारों से सुरक्षा के नजरिए से ढका रहता था, घिरा हुआ रहता था, और शहर मोस्टली खुला रहता था। कुछ जगह किले और शहर एक ही दीवार में पाए गए। इस सभ्यता में वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, श्रमिकों के लिए आवास भी मिले हैं जहां श्रमिक रह सके। मोस्टली 6x6 के कमरे भी मिले हैं, 6 कमरे इधर 6 कमरे इधर, बीच में गली। कुछ जगह 30 कमरे भी इस सभ्यता में मिले हैं, 30 कमरे का मकान मिला है। और कुछ मकान 2 मंजिले भी मिले हैं, यानी जिनकी डबल स्टोरी मकान भी मिले हैं। ये सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा विकसित हो चुकी थी तो लोगों ने डबल स्टोरी मकान ही बना लिए थे। बहुत सारे अवशेष मिले हैं अलग अलग सभ्यता की खुदाई में, अलग अलग स्थानों की, इस सभ्यता की खुदाई में अलग स्थानों पर अलग अलग भिन्न भिन्न इनकी कार्य प्रणाली मिली है, भिन्न भिन्न रोजगार के साधन मिले हैं और अलग अलग इनके संसाधन मिले हैं, अलग अलग इनके दस्तकारी के साक्ष्य मिले हैं। कुछ चीजें सिमिलर मिली हैं, कुछ स्थानों पर सिमिलर चीजें, जैसे कि किसी शंख पर बैल का चित्र, मछुआरे का चित्र। तो ये मछली पालन में भी, यानी बैल का चित्र, मछुआरे का चित्र, नाव का चित्र। नाव का चित्र से मतलब था कि लोग पानी में के रास्तों के जानकार थे। जो शव का ये दाह संस्कार करते थे
तो उसमें ये अपना इनकी संस्कृति बन चुकी थी कि उत्तर की तरफ मुंह करते थे और दक्षिण की तरफ पैर करते थे, जो सबको दफनाया जाता था। सब दफनाने की प्रक्रिया वही ताम्रपाशाली काले युग की तरह पाई गई है। सबको दफनाया भी जाता था, सबको जलाया भी जाता था। जलाए हुए सबकी राख को ये मिट्टी में दबा देते थे। कुछ जो कब्र मिली हैं, कब्र, उन पर एक बहुत बड़े पत्थर भी मिले हैं जो कब्र के आकार से काफी बड़े थे। जैसे कि मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी ने 1922 में इस जगह की खुदाई कराई। ये सिंध प्रांत के लरकाना यानी जिला है। ये लगभग सभ्यता जो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो 5 किलोमीटर में लगभग फैली हुई है। यहां जैसे जो घरों की खुदाई हुई या जो स्थलों पर मिले, वहां सभा भवन भी थे जहां लोगों की सभाएं होती थी, चाहे वो राजा थे या प्रशासनिक लोग थे। पुरोहितों के भी भवन मिले हैं, विश्रामागार मिले हैं जहां पुरोहित अपना रहते थे, स्नानागार मिले हैं और भट्टे भी मिले हैं। कुछ जानवरों का पालखंड जैसे हाथी के और गले हुए तांबे के, मेल्ट तांबे के ढेर भी मिले हैं, यानी तांबे को गलाकर औजार और अन्य आभूषण बनाने में उसका प्रयोग करते थे। नृत्य करती हुई महिलाओं की मूर्तियां और कुछ घोड़े के दांत के अवशेष मिले हैं। या तो घोड़ा पालते थे या व्यवसायिक रूप में घोड़े का प्रयोग करते थे। और मोहर, मुद्रा, लेखन सामग्री आदि मोहनजोदड़ो सभ्यता में अवशेष मिले। मोहनजोदड़ो एक मूवी भी आई है मोहनजोदाड़ो, उसमें भी दिया हुआ है। और मुख्य रूप से ये पहनने में सूती और ऊनी दोनों तरह कपड़े मौसम के हिसाब से पहनने का ज्ञान रखते थे। इनके साथी मिले हैं, यानी ऑस्ट्रेलाइड जो जाति थी जो बताई गई थी पिछले पाठ में, जैसे निग्रेटो, ऑस्ट्रेलाइड, जिन्हें काकेशियन भी कहते थे, उनके भी सबके अवशेष मिले हैं। ये जो ऑस्ट्रेलाइड, निग्रेटो, भूमध्य सागरीय जो जातियां थी, उनमें ऑस्ट्रेलाइड के यहाँ हड़प्पा उसमें जोदड़ो की खुदाई में उनके भी अवशेष मिले जिन्हें काकेशियन कहते हैं। उनके भी इनके पास अवशेष मिले हैं। इसके ही पैरेलल एक सभ्यता है, इससे थोड़ा सा हटके है, चन्हूदड़ो एक जगह है, ये पाकिस्तान में ही है। ये मोहनजोदड़ो जो सभ्यता उसके दक्षिण में है चन्हूदड़ो। यहां मोहरों का निर्माण होता था, गुड़ियों का निर्माण होता था और अन्य बहुत सारी वस्तुओं का ये लोग निर्माण करते थे। बिल्कुल मोहनजोदड़ो के दक्षिण में स्थित है। यहां लोग बहुत ज्यादा व्यवसाय पर ध्यान देते थे। यहां कारखाने भी मिले हैं, यानी कारखानों के प्रदेश मिले हैं। लेकिन यहां जोदड़ो सभ्यता के ज्यादा विकसित होने कारण, यानी चन्हूदड़ो से बड़ी होने कारण, यहां किसी किले के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यानी ये इसी से जुड़ी सभ्यता शायद हो सकती है, क्योंकि यहां किसी किले के साक्ष्य नहीं मिले कि यहां जो प्राचीर से घिरे रहते थे किले, वो यहां नहीं मिले हैं। ये कांसे के औजार बनाते थे, तांबे के औजार बनाते थे, जो कारखाने के अवशेष मिले उनमें मेल्ट तांबे के ढेर मिले हैं। ये लोग मन के बनाते थे, यानी और
मुख्य रूप से हड्डियों की भी ये कुछ चीजें बनाते थे। हड्डियों को ये ढाल कर या उनकी घिसाई करके काट कर हड्डियों से भी ये, और इनकी जो मुद्राएं थी उन पर घड़ियालों के, मछलियों के मिले हैं। किसी मुद्रा पर पीपल की पत्ती के भी निशान मिले हैं। इसके अलावा और जगह है लोथल। लोथल बहुत प्रचलित नाम है। ये गुजरात में अहमदाबाद में है। ये भोगावा नदी के किनारे है। सरगवाला गांव है, उसके समीप में लोथल। गुजरात में भोगावा नदी, सौराष्ट्र जिसे कहते, सौराष्ट्र, वहां ये। तो वैसा मैंने पहले बताया था कि कुछ जगह किले अलग घिरे हुए थे, नगर खुले हुए थे, लेकिन लोथल में किले और नगर एक ही दीवार से घिरे हुए मिले हैं। यानी ये संगठित रूप से रहते थे, नगर और किले एक ही प्राचीर में घिरे हुए थे। यहां बाजार के भी अवशेष मिले हैं। मोहर, मुद्राएं, तांबे की चूड़ियां, जिन पे एक विशेष प्रकार का लेप चूड़ियों पर चमक या उनकी उम्र बढ़ाने के लिए यहां मिले हैं लोथल में। जैसे समाधान के रूप में यहां कब्रें मिली हैं, कब्रों में कंकाल मिले हैं। इसके ईस्ट में, लोथल के ईस्ट में, समुद्र किनारे मोस्टली जगह मुख्य रूप से पड़ती है। तो यहां एक गोदी बंदरगाह है, मिला है। तो ये माना जाता है कि यहां व्यापारिक रूप से ये लोग ज्यादा सुदृढ़ थे। यहां जहाज या ये विदेशों में भ्रमण के लिए इस बंदरगाह का प्रयोग करते थे। क्योंकि इस सभ्यता में दिशा मापक यंत्र ही मिला है, जिससे दिशाओं का ज्ञान होता था। तो या तो समुद्र के रास्तों पर दिशा का ज्ञान करते थे, या ये अन्य प्रयोग के लिए। क्योंकि इस सभ्यता की खुदाई में मेसोपोटामिया की कुछ मोहरें भी मिली हैं। यहां ये विकसित सभ्यता मानी जाती है इनसे भी ज्यादा, क्योंकि यहां चक्की के पार्ट भी मिले हैं। ये आटा पीसने का भी ज्ञान रखते थे। एक फेमस स्थान है, वो भी रोपड़, ये पंजाब में पड़ता है। चनूदड़ हो गई, लोथल हो गई, रोपड़। ये सतलज नदी के बाएं पे है। नदी के बाएं बीबी लाल थे, एक बीबी लाल, उन्होंने इसकी खोज 1950 में की थी। यहां के जो शव थे वो अंडाकार गड्ढों में दफनाए जाते थे, और इनके खुदाई में तांबे की अंगूठियां भी प्राप्त हुई हैं। रोपड़ की खुदाई में एक कब्र में मनुष्य के साथ कुत्ता भी दफनाया गया है। यानी उसके भी साक्ष्य मिले हैं कि मनुष्य के साथ कुत्ते का भी। तो ये माना जाता है कि इस काल के लोग जानवर से थोड़ा प्रेम या लगाव था, या इनका सहचर के रूप में जो प्राणी था वो कुत्ता था। तो इसलिए कुत्ते के भी कब्र में साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। अगला है कालीबंगा, राजस्थान में।
ये कालीबंगा गंगानगर में है, राजस्थान में। गंगानगर राजस्थान। उन्नीस सौ 53 में इसकी शायद खुदाई बीबी लाल और बी के थापड़ ने करी थी इसकी खुदाई। इसकी भी बीबी लाल, बी के थापड़। यहां भी टीले मिले हैं। ये लोग खेती करना भी जानते थे, यानी कालीबंगा वाले लोग खेती करना। सिलवट्टे मिले हैं, मोहरें मिली हैं, और मिट्टी की जो मोहरें बनाते थे उस पर सरकंडे की छाप के निशान मिले हैं। ये लोग इनकी तरह विकसित नहीं थे, क्योंकि ये कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं, जो मकान बनाते थे कच्ची ईंटों के थे। और ज्यादातर यहां मिट्टी के टीले मिले हैं। क्योंकि ये जो सभ्यता थी ये घग्गर नदी के किनारे बसी हुई थी, तो ये माना जाता है कि घग्गर नदी जब सूख गई तो ये सभ्यता लुप्त हो गई, यानी इसका विनाश हो गया। घग्गर नदी जब सूख गई तो ये माना जाता है कि उसके सूखने के बाद इस सभ्यता का विनाश हो गया। गुजरात के कच्छ जिले में भी 1964 में एक जोशी थे, उन्होंने इसकी एक जगपति जोशी थे, जगपति जोशी जी ने कच्छ में सभ्यता की खोज की। जैसे यहां था कि दुर्ग और शहर एक ही प्राचीर में थे, ऐसे ही यहां भी कच्छ में भी एक ही प्राचीर से घिरे हुए मिले हैं। जैसे नगर और महल को अलग अलग बनाया था, दुर्ग किलों को अलग बनाया जाता था। यहां सबसे बड़ी बात है, कब्र में बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ मिला, कब्रों पे बड़ा वो पत्थर जो कब्र के साइज से बड़ा था। इनकी कोई मान्यता रही होगी। ये समाधान का सबसे भिन्न इनका तरीका लगा। इसके बाद आता है आलमगीरपुर, मेरठ। ये मेरठ में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। उन्नीस सौ 58 यज्ञदत्त शर्मा जी ने खोज की थी। यह माना जाता है कि यह सिंधु सभ्यता की या सैंधव सभ्यता की अंतिम चरण था, यानी अंतिम अवस्था माना गया है। ये लोग मनके बनाने में विज्ञ थे, रोटी बेलने की चौकी मिली, लेकिन यहां के लोगों ने न किसी मूर्ति न किसी मुद्रा का निर्माण किया। तो यह माना जाता है कि लोग मूर्ति के बारे में जानते नहीं थे, मुद्रा का चलन इस सभ्यता में नहीं था। विशेष महल किले कुछ नहीं मिले हैं। एक है रंगपुर, यह गुजरात के काठियावाड़ में है। भादर नदी है, भादर नदी।
ये 1953-54 में इसकी खुदाई हुई। ए रंगनाथ राव थे एक। यहां कच्ची ईंटों के दुर्ग, मृत भांड आदि मिले हैं। मिट्टी के टीले बहुत मिले हैं यहां। इसके बाद आता है हरियाणा का बरावली, हिसार का। इस 1973-74 में आर के बिष्ट द्वारा इसकी यहां की संस्कृति का चलन अलग पाया गया। यानी प्राक सैंधव सभ्यता, विकसित सैंधव सभ्यता और उत्तर सैंधव सभ्यता, यानी इनके 3 चरणों का चलन यहां था। जो शहर थे और दुर्ग यानी किले थे वो एक ही जगह मिले और एक ही दीवार से घिरे हुए मिले हैं। यहां के एक मकान में वॉश बेसन के भी साक्ष्य मिले। हाथ धुलने का जो साधन होता है वॉश बेसन, उसके साक्ष्य मिले। यानी ये लोग या तो ये मकान किसी व्यापारी का था या किसी धनाढ्य व्यक्ति का था। फसल में जौ, गेहूं आदि का ये प्रयोग करते थे। कंगे मिले हैं, कांस्य के बने हुए शीशे में मिले हैं। मूर्तियां भी थी। यह माना जाता है कि लोग व्यापारिक रूप से ज्यादा सक्षम थे। अगला है अली मरान। यहां पे कुआ, मिट्टी के बर्तन, मनके अवशेष मिले और यहां के जो किले थे वो अन्य किलों की भांति बड़े थे। इसके बाद बताई थी एक सभ्यता सुतका गैंडोर। ये ब्यास नदी के किनारे स्थित है, दक्षिणी बलूचिस्तान पाकिस्तान में। यहां यह माना जाता है कि ये जब हड़प्पा संस्कृति परिपक्व हो गई थी तो यहां भी यहां की खुदाई में, यहां की खोज में हड़प्पा संस्कृति की परिपक्व अवस्था के साक्ष्य मिले कि जब अपने परिपक्व रूप में आ चुकी थी तब लोग यहां रह रहे थे। अच्छा, कुछ चीजें समय समय पर खोजी और कुछ नए स्थान भी हैं जहां इस संस्कृति के होने के साक्षी मिले कि यहां कंतासी एक जगह है, गुजरात में है। धौलागिरा कोट, एक बालाकोट बलूचिस्तान में ही है। यहां समय समय पर खुदाइयां हुई तो ये अलग अलग स्थान खोज। सिंधु और अरब महासागर के मध्य में कुछ स्थानों पर इस सभ्यता के रहने के साक्ष्य मिले हैं।
चिनाब नदी के सहारे भी, यानी उसके किनारे पे भी सभ्यता के बसने के कुछ साक्ष्य मिले हैं। क्योंकि हमारे यहां इसके अलावा बड़ावली के अलावा कुरुक्षेत्र में सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं कि यहां भी ये सभ्यता विकसित थी। गुजरात में जो सौराष्ट्र जो जिला है, सौराष्ट्र में गुजरात के में, वहां भी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यानी ये सभ्यता कुल मिलाकर बहुत ज्यादा विस्तृत और बड़ी सभ्यता थी, तो इसके साक्ष्य बहुत ज्यादा मिले हैं। किसी भी सभ्यता की बारे में जानने के लिए उसकी लिपि का पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी समझ में आती है कि सभ्यता कब पैदा हुई, इन्होंने क्या लिखा होगा। तो मिस्र की जो हायरोग्लिफिक लिपि थी, ये मेसोपोटामिया की लिपि थी, ये पढ़ी नहीं गई है। ऐसे ही ये मिस्र की लिपि थी, ऐसे ही हड़प्पा की लिपि को भी पढ़ा नहीं जा सका। क्योंकि कुछ विद्वानों ने माना कि हड़प्पा की जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि की तरफ बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती थी। इस तरह से ये लिपि लिखी जाती थी, कीलाक्षर, इसे कीलाक्षर भी बोलते हैं। क्योंकि ये सभ्यता मुख्य रूप से नगरीय सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता थी, तो नगर की जो व्यवस्था थी दो भागों में बटे थे, नगर में और किले में। तो पश्चिम में और नगर में, तो जो किले के लोग थे उसमें प्रशासकीय और राजशाही लोग रहते थे, और नगर में सामान्य जनता रहती थी। क्योंकि मकानों की बात करें तो इन संस्कृति के मकान बताए कि 6 बाई 6 के कमरे, 30 कमरों के मकान भी मिले। ये आंगन के चारों ओर कमरे बनाते थे, रसोई और स्नानागार बनाते थे। स्नानागार मुख्य रूप से गली में, और जो खिड़कियां थी वो मकान रोड के ओर न छोड़कर मकान के पिछले हिस्से पर ये खिड़कियां बनाते थे। जो मार्ग थे वो मुख्य रूप से 9 मीटर चौड़े, स्टैंडर्ड चौड़ाई होती है, 9 मीटर चौड़े होते थे, जो काफी होते हैं सामान्य रूप से। और ये सड़कें आपस में इस तरह एक दूसरे को परस्पर काटती थी, यानी क्रॉस चौराहे टाइप, एक जगह चौराहा बनता था। ये सड़कें एक जगह ये समकोण पर काटती थी, तो इस तरह चौराहा बन जाता था। ये सड़कों का इनका बनाने का तरीका था। क्योंकि सड़कों के भी अवशेष मिले। जो नालियां थी मकान के सारे पक्की ईंटों से, कुछ सभ्यताओं में कच्ची ईंटों की नालियां मिली हैं, जैसे वो राजस्थान वाली में कालीबंगा में कच्ची नालियां मिली। इनकी संस्कृति में और मेन चीज है कि इनका जीवन यापन करने का सबसे मुख्य रूप क्या था, तो ये सबसे ज्यादा डिपेंड थे कृषि पर। क्योंकि सिंधु और सिंधु की जो सहायक नदियां थी वो बारिश के साथ जलोढ़ मिट्टी लाती थी, उपजाऊ मिट्टी जिसे कहते हैं। उसके अनुसार ये लोग गेहूं, जौ, इनकी मुख्य फसल करते थे। क्योंकि गुजरात के लोथल में जौ की
किस्म के साक्ष्य मिले हैं कि जौ करते थे, क्योंकि जौ और उसके अवशेष तो बड़ावली में ही मिले हैं कि जौ और उसकी खेती के अलावा ये लोग पशुपालन पर डिपेंड थे। ये लोग गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ते और सूअर आदि का पालन करते थे, तथा क्योंकि घोड़ा जो था, घोड़े के कुछ अवशेष मिले हैं, घोड़े के दांत मिले, लेकिन पालने के कोई अवशेष नहीं मिले। ऐसा कुछ नहीं है, घुड़साल या ऐसी किसी प्रकार की नहीं मिली है कि घोड़े पालते थे। केवल घोड़े के दांत मिले हैं तो उससे ये माना जा सकता है घोड़ा होगा, लेकिन पालने के कोई अवशेष इनके यहां। अब मेन चीज आती है, कृषि के अलावा उद्योग इनके क्या क्या थे, क्योंकि ये लोग तांबे के बाद कांसे का प्रयोग करने लग गए थे, यानी कांस्य युग भी इसीलिए कहा गया है इसे, क्योंकि तांबा राजस्थान से आता था और अफगानिस्तान से। मुख्य रूप से इसका आयात होता था राजस्थान से और अफगानिस्तान की जगह से, जो मुंडी घाट। तो मोहनजोदड़ो में सूती के धागे तांबे के औजारों पर लिपटे मिले हैं। कुंभकारी का काम भी करते थे, कुम्हारों के चाक मिले हैं, कुम्हारों के। और ये चित्रकारी में भी विज्ञ हो गए थे, कुछ सुंदर आकृतियों के ये इस सभ्यता में चित्र मिले हैं। किसी भी सभ्यता को पनपने में उसकी आर्थिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये लोग कृषि उद्योग के अलावा व्यापार भी करते थे। अपनी फसल को ये सिंधु सभ्यता के एरिया में भी फसल का व्यापार करते थे, यानी इसी दायरे में ये लोग अपनी फसल का। तो कुछ चीजों को बनाने के लिए इन्हें कच्चा माल प्राप्त नहीं होता था, तो ये माना जाता है कि लोग समुद्री मार्गों से नजदीकी देशों में भी जाते थे, यानी जहां सभ्यता और पनपी हुई थी समुद्री मार्गों से वहां भी जाते थे। और क्योंकि नाव के कुछ साक्ष्य मिले थे, तो माना जाता है कि लोग यातायात के रूप में पानी के रास्तों का भी ज्ञान रखते थे। और मुख्य रूप से माना गया कि बैलगाड़ी इन पर होती थी, और बैल की गाड़ी 2 पहिए की 4 पहिए की दोनों तरह की ये प्रयोग में लाते थे। क्योंकि जो मोहनजोदड़ो में ये माना गया, एक जगह नाव का चित्र मिला है, तो ये माना जाता है कि लोग पानी के परिवहन का ज्ञान था, पानी परिवहन कैसे किया जाता है, क्योंकि इनके जीवन से जुड़ी चीजें। अब मेन चीज है इनका धार्मिक जीवन किस प्रकार का होगा, यानी पूजा किस चीज की करते थे। किसी भी सभ्यता में इनकी खुदाई में, जैसे हमने कहा है कि अलग अलग जगह अलग अलग तरह के साक्ष्य मिले, तो इनकी खुदाई में मूर्तियां मिली और मृदभांड भी मिले, कुछ जगह पीपल के पत्ते के ये मात्र देवी की पूजा करते थे। केवल मेरठ में नहीं मिला कोई, इसमें आलमगीरपुर में नहीं मिला कोई साक्ष्य, लेकिन अन्य जगह कुछ साक्ष्य मिले थे। माना जाता है कि मात्र देवी की पूजा करते थे। और मंदिर में माना जाए तो मंदिर के कहीं अवशेष नहीं मिले, केवल भगवान शिव की पूजा करते थे पशुपति के रूप में ये। और पेड़ों में पीपल की पूजा करते थे, पीपल को ये शुद्ध मानते थे, यानी वृक्ष पूजा में ये विश्वास रखते थे। इसके अलावा जो कुब्बड़ वाला बैल होता था, यानी जो सांड होता था कुब्बड़ वाला, उसे ये पूज्य मानते थे, अन्य जानवरों से भिन्न मानते थे और उसकी ये पूजा पूजते थे। और वही है भोलेनाथ, यानी भगवान शिव के उपासक थे और पशुपति के रूप में
अच्छा, लोथल और कालीबंगा जो जगह जहां हवन कुंड भी मिले, तो ये मानते हैं कि अग्नि पूजा भी करते थे, अग्नि का ना ज्ञान था पूर्ण रूप से, वहां हवनों के भी साक्ष्य मिले थे। तो ये माना जाता है कि लोग अग्नि के प्रयोग से और अग्नि पूजा से विज्ञ थे। स्त्रियां जो थी, उनकी मांग में सिंदूर उनके सुहाग का प्रतीक था इनके यहां, क्योंकि ये सामाजिक जीवन भी जीते थे। सामाजिक जीवन में खासकर सूती और मौसम के अनुसार ऊनी कपड़ों के भी साक्ष्य मिले थे। सूती और ऊनी दोनों तरह के कपड़े पहनने का ज्ञान रखते थे। जो पुरुष वर्ग था वो दाढ़ी और मूछ रखने का शौक था। तांबे और कांसे के दर्पण और कंगे भी मिले हैं, तो ये लोग केस निहारने में भी। अच्छा, हाथों में कर्णफूल, छल्ले, महिला हाथों में चूड़ियां पहनती थी, तो ये आभूषणों का भी शौक रखते थे। सांस्कृतिक रूप से खेल या मनोरंजन के तौर पर ये पशुओं का शिकार करना, पशुओं को आपस में लड़ाना, मछली पकड़ना, अन्य खेल ये खेलते थे। संस्कृति में चीज आती दाह संस्कार। दाह संस्कार बता दिया कि उत्तर की तरफ मुंह, दक्षिण की तरफ पैर करके दाहों को संस्कार करते थे, जिसमें कुछ शवों को दफनाया जाता था, कुछ को जलाया जाता था, जिसकी भस्म को यानी राख को मिट्टी में दबाने का भी इन्हें ज्ञान था। कोई भी सभ्यता पनपती है, उसका विनाश भी होता है, और इसके विनाश को लेकर अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि इंद्र के प्रकोप से सभ्यता विनाश के रूप में आई हुई है। ये हीलर का मत था। हीलर ने माना कि यह सभ्यता इंद्र ने इसका विनाश कर दिया, लेकिन इस मत के पक्ष में बहुत कम लोग आए और लोगों ने अनेक मत इस पक्ष के असहमत होकर अलग मत दिए, क्योंकि लोगों ने माना कि सभ्यता किसी एक जगह पर न पनप कर अलग अलग स्थानों पर थी। यानी 1600 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट और 1400 किलोमीटर नॉर्थ साउथ थी, तो काफी बड़े एरिया में अलग अलग जगह पर थी, तो एक ही विनाशक द्वारा से खत्म नहीं किया जा सकता था। इसके भिन्न भिन्न कारण हो सकते हैं, जैसे कि कालीबंगा का कारण था कि घग्गर नदी के सूख जाने का इसका विनाश हुआ। इसी तरह सूखा या बाढ़ या नदी का तेज भाव, अलग अलग कारणों से इस सभ्यता का विनाश हुआ है। फिर इसमें वही मत आते हैं कि हमारे पास किसी सभ्यता के विनाश होने के पुख्ता साक्ष्य नहीं है, तो मत यही आता है कि इस सभ्यता के विनाश के बारे में कुछ भी कहना समीचीन नहीं होगा, क्योंकि यह सभ्यता देश के बहुत बड़े हिस्से में पनपी थी। अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर से लेकर, जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर अहमदाबाद जो महाराष्ट्र की जगह पड़ती वहां तक, मकरान जिले के सुतका गेंडोर दक्षिणी बलूचिस्तान से लेकर और मेरठ तक पनपी थी। तो इतने बड़े हिस्से की सभ्यता को किसी एक व्यक्ति द्वारा विनष्ट नहीं किया जा सकता। तो इसके विनाश के अलग अलग कारण हो सकते हैं। इस सभ्यता में इतना ही।